हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज स्टडी पॉइंट। एज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन अभी देखेंगे। पूरी एक्सरसाइज ही करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सवाल में क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको अभाज्य गुणनखंड कुछ लोगों को निकालते आते भी होंगे, मगर कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। मतलब पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो 2 मिनट पहले हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तभी आप उसके गुणनखंड निकाल पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे। तो ये अभी 140 को बाद में देखेंगे। तो आप पहले देख लीजिए कि जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन्हीं का उपयोग करके आप क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या है। अगर आपको अभाज्य संख्याएं पता होगी तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती? ऐसी संख्याएं जिसमें एक से और खुद से, स्वयं से, ठीक है। मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ। ऐसी संख्याएं जिसमें एक से और खुद से सिर्फ 2 संख्याओं से भाग जाता है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। उदाहरण देख लीजिए। एक तो नहीं है, 2 से चालू करते हैं। 2 में किससे भाग जाता है? 1 से भाग जाता है और 2 से भाग जाता है। देखिए 2 में भाग दीजिए आप तो 1 से ही जाएगा। हर संख्या में 1 से भाग जाता है, 1 तो कन्फर्म है, ठीक है। 1 से भाग सभी संख्या में जाता है। अब 2 में भाग देना था तो 1 से भी भाग गया और 2 से भी भाग गया, सिर्फ 2 ही संख्या से भाग गया, मतलब कि ये अभाज्य संख्या है। अब 3 पे अगर आप भाग देंगे तो 3 में 1 से भी भाग जाता है और 3 से भाग जाता है। 1 से गया और खुद से गया, मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या है। अब 4 पे आप जाएंगे तो 4 में किस किस से भाग जाता है? 1 से तो जाएगा ही। देखिए 2 संख्याएं कन्फर्म होती ही हैं, एक 1 और एक खुद वही संख्या, यानी 4 में किससे भाग जाएगा? 1 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। 3 में भी 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, मगर और किसी से जा रहा है क्या, ये आपको चेक करना है। तो 4 में 1 से भी भाग गया, 4 से भी भाग जाएगा, ये कंफर्म है, मगर 2 से भी भाग जाता है, 2 दूनी 4। इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 1 2 3। कितने फैक्टर हो गए इसके? 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये प्राइम नंबर, सॉरी, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो समझ गए आप। तो अभाज्य संख्याओं से आपको भाग देना। जब ये 140 को आप सॉल्व करेंगे तो किन का उपयोग करना है आपको? अभाज्य संख्याओं का। 5 का उपयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि 5 में सिर्फ 1 और 5 से ही भाग जाता है, ठीक है। 6 का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए, क्योंकि 6 में किस किस से भाग जाता है? 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा और 6 से भी भाग जाएगा। इसके 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं से ही आपको यहाँ पर भाग देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैंने इतना इसलिए बता दिया कि बाद में आप कभी लाइन खींचकर 4 से भाग ना दें या 6 से भाग ना दें, ठीक है। तो 140 है आपके पास। तो हमेशा याद रखना है आपको छोटी संख्या से चालू करना है, और छोटी संख्या से चालू करना मतलब 2 से चालू करना है। और एक वीडियो और है विभाजिता के नियम, तो आप विभाजिता के नियम याद कर लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से, और 2 से इस 140 में भाग जाएगा, ठीक है। इसको चेक करने का क्या रूल्स है कि 2 से किसी संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता। अगर चेक करना है तो जिस संख्या के आखिरी का अंक 0 2 4 6 या 8 हो, ठीक है। किसी संख्या के आखिरी में यदि 0 2 4 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से 14 में भाग देंगे तो 2 7 14, और 0 में भाग देंगे तो 0 बार ही जाएगा, ठीक। अब फिर से इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो देख लीजिए, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होता है उसमें 2 से भाग जाता है। तो फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से 7 में भाग दीजिए आप, तो कितने बार जाएगा? 2 3 6। अब 7 में से 6 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर छोटा सा 1 बना लीजिए। तो 1 अगर 0 के पहले रख दिया जाए तो वो हो जाता है 10। फिर 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 5 10, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास 35।
इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से भाग कब जाता है? जब आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अभी आपके पास ना तो 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। अब आप क्या करते हैं, 2 के बाद 3 से ट्राई करते हैं। 2 के बाद 3 आता है ना, प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या। तो 3 से भाग कब जाता है? जब सभी अंकों का योग, क्या करना है आपको? सभी अंकों का योग करना है और उसको 3 से भाग देकर देखना है, ठीक है। तो सभी अंकों का योग करिए और 3 से भाग दीजिए। अगर सभी अंकों का योग में 3 से भाग चले गया तो उस संख्या में 3 से भाग जाएगा। अभी मेरे पास फ़िलहाल में है 35। 35 यानी 5 और 3 8, इसके दोनों अंकों का योग कितना हो गया? 8। 8 में 3 से भाग नहीं जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 जा 9, मतलब कि भाग नहीं जाता है। तो यहाँ 3 नहीं लिखेंगे हम, ठीक। उसके बाद आता है 4, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद आता है 5, 5 अभाज्य संख्या है। तो 5 से विभाजिता का नियम क्या है? किसी संख्या में 5 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये बिना भाग दिए कैसे चेक कर सकते हैं आप? कि आखिरी का अंक, लास्ट का डिजिट जो होता है, यदि वह 0 या 5 हो, ठीक, याद रहेगा आपको। यदि किसी संख्या के लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, का मीनिंग ये हुआ कि इसमें 5 से भाग जाएगा, ठीक है। तो 5 से भाग दीजिए, 5 7 35। अब क्या करेंगे? अब तो 7 आ गया। 5 के बाद देखिए 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 में 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है और 6 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, ठीक। 6 के बाद आता है 7। तो देखिए 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 से भाग दे दीजिए इसमें। 7 7 एकम 7। तो ये आपका इतना अभी क्या आ गया है? आधा सवाल आपका हल हो चुका है। अब आपको सवाल में क्या बोला था वो देख लेते हैं। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में खंड कर करके, टुकड़े करके इसको लिखना है। तो आप क्या करेंगे? 140 के गुणनखंड बराबर क्या लिख देंगे आप? ये इन सब को बारी बारी से गुणा करके लिख देंगे। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 लिख दिया आपने। अभी भी आपका आंसर थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा है, इसको और अच्छा लिखना चाहें आप तो बराबर के नीचे बराबर का निशान लगाइए। 2 आपके पास कितने बार आया है? 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। अगर यहाँ 2 3 बार आता तो 2 की घात कितना हो जाता? 3, ठीक है। उसके बाद आप लिख दीजिए 5 और उसके बाद लिख दीजिए 7। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर बराबर क्या होगा? 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और पहले क्वेश्चन में टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर विभाजिता के भी नियम बताया है, और विभाजिता के नियम के साथ साथ और क्या बताया था मैंने इसके पहले, कि अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं। क्योंकि आपको बनाना क्या था? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड तब निकालेंगे ना जब हमें पता होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पता चला हम 4 से भी भाग दे रहे हैं, 6 से भी भाग दे रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो ये हमारा 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना था। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसमें 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। और 156 के अभाज्य गुणनखंड हम यहीं पर निकालेंगे। मैं बाकी चीज़ें नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि वह भी आपको काम आएगी, ठीक है। तो 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जाएगा, तो फिर से अभी जैसा करे थे आपको सेम वैसा ही करना है, ठीक है। तो 156 का आप 156 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये कैसे चेक करेंगे? तो जिस संख्या के आखिरी में 0, 2, 4 या 6 होता है, 6 या 8 होता है, वह उस संख्या में 2 से भाग जाता है। मतलब यहाँ पर 6 है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 है, तो इसमें 2 से भाग जाएगा। अब 2 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम 2 संख्याएं ले लेते हैं। 2 7 14, ठीक। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। 2 7 14, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। अब देखिए 15 में से आप जो आपका 2 7 14 आया है, तो 15 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। उस 1 को यदि मैं ये 6 के पहले लिख दूँ तो हो जाएगा 16। फिर 2 का पहाड़ा मेरे को पढ़ना है कि 16 जाए, तो 2 8 16, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब अगली स्टेप में फिर देखना है कि 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आखिरी में 8 है, और मैंने आपको बताया था कि जब आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उस संख्या में 2 से भाग
जाता है। तो अभी फ़िलहाल में 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग दीजिए 7 में, तो 2 तिया 6, 7 में भाग देना है, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा चलेगा मगर सिर्फ जस्ट पहले वाला कम। तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 8 हो जाता है 7 से ज़्यादा, इसलिए 3 ही बार भाग देंगे। तो 2 तिया 6 हो गया। अब 7 में से मैं 6 घटा देता हूँ तो कितना आएगा 1। तो मान लो इसके 8 के पहले 1 लिखा है, आप सिर्फ मान लीजिए 8 के पहले 1 लिखा मतलब 18, तो 2 से फिर भाग देंगे, 18 लाना है तो 2 इनाम 18। ठीक, अब इतना सवाल आपका आधा हो चुका है। अब 2 से भाग देने की बारी हो गई ख़त्म। क्यों हो गई सर? क्योंकि 2 से अब भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी का अंक 0, 2, 4 या 6 होना चाहिए, 6 या 8 होना चाहिए, मगर अभी फ़िलहाल में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हो गया 39 और मैंने आपको 2 के बाद क्या आएगा बताया था 3। अब 3 से भाग देने का नियम क्या है? 3 से भाग तब जाएगा जब सभी अंकों के योग करेंगे और उसमें 3 से भाग चला जाए। सभी अंकों का योग, ये देखिए 3 का नियम, सभी अंकों का योग कीजिए। 3 और 9 कितना होता है? 12। 39 में 3 और 9 है, और 9 और 3 कितना होता है आपके पास? 12। 12 में 3 से भाग जाता है, 3 चौके 12, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। जिस संख्या के सभी अंकों के योग में 3 से भाग चला जाए उस संख्या में 3 से भाग जाएगा। तो 3 से भाग दे देंगे, 3 से 3 में भाग दीजिए एक बार, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग दीजिए 9 में, 3 तिरका 9, इतना हो गया। अब देखिए फिर आपके पास बचा 13। अब आप 3 से भाग दे चुके थे, 4 से आपको देना नहीं है, 5 से भाग देना नहीं, क्योंकि 5 से भाग कब जाता है? जब आखिरी में 0 या 5 हो। इसके आखिरी में 0 या 5 नहीं है। 6 से भाग देना नहीं, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है। 7 से भाग देंगे, इसमें जाएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 में किस किस से भाग जाता है? 1 से जाता है और 13 से जाता है, मतलब कि क्या है ये? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में किससे भाग जाता है मालूम आपको? 1 से और स्वयं से। तो जब इसमें किसी और से भाग जाता नहीं है, 1 से और स्वयं से जाता है, तो इसके स्वयं से भाग दे दीजिए, 13 एकम 13। ठीक है, तो ये आपका आधा सवाल हो गया। अब इसको आपको क्या करना है? गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो मैं 156 को ये लिख दिया मैंने, 156 के गुणनखंड आए आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 कितने बार आया है? 2 बार आया, तो 2 की घात 2 लिख देंगे आप। 3 एक ही बार आया है और 13 एक ही बार आया है। तो घात 1 लिखने से कुछ नहीं होता, आप घात 1 लिखेंगे उसका मतलब वही होता है, 2 की घात 1 मीन्स 2 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड था आपका 156, इसके गुणनखंड आपने निकाले, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये लास्ट में ऐसा आंसर लिखना आपका ज़रूरी होता है, और शुरू में यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, नहीं तो काटने वाला तो काट ही लेगा, अगर मैं चेक करूँगा तो काट लूँगा। ठीक है, तो ये 156 के बाद हो गया आपका थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड लिखा है 3825। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको पूरा स्क्रीन मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आज गुणनखंड ही निकालना है, तो 2 क्वेश्चन में मैंने आपको बता भी दिया रूल्स की क्या है, तो इसको क्या करते हैं अभी मिटा देते हैं। ठीक, तो ये आपका मिट गया। अब 3825 आपका अगला क्वेश्चन है 3825। तो 3825 इसके आपको गुणनखंड निकालना है, और यहाँ ज़्यादा जगह लग सकती है इसलिए मैंने मिटा दिया बाकी चीज़ें। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 2 से कब भाग जाता है? लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, मीन्स 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करने का क्या रूल्स है? 3 से डिवाइड करने का रूल्स है सभी अंकों के योग में 3 से भाग जाना चाहिए। तो सभी अंकों का योग कर लीजिए, 5 और 2 7, 7 और 8 15, और 15 और 3 18। सभी अंकों का योग कितना हुआ? 18, और 18 में क्या होता है? 3 से भाग जाता है। तो 3 से जब 3 6 18 होता है, इसका मतलब कि इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर 3 से भाग दे सकते हैं। तो 3 एकम 3, फिर 8 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6, बचेगा 2, ये हो जाएगा 22, फिर 3 7 21, तो 22 में से 21 गया 1, ये 15 हो जाएगा, और 3 5 15। ठीक है, ये मैंने एक बार 3 से भाग दे दिया। दूसरी बार फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर एक बार 2 से भाग नहीं गया तो आगे 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद 3 आया है, तो 3 के बाद अब 5 आएगा या 3 ही आएगा। अभी देख लेते हैं
3 से विभाजित का नियम है 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। इसके सभी अंकों का योग कितना आ गया 15। अब 15 में 3 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। ठीक, तो 12 में 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, फिर 7 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये 15 हो जाएगा और 3 5 15। अभी फिर 3 से भाग चला गया। ठीक, फिर देखते हैं 5 और 2 7 और 7 और 4 11। भाई 11 टोटल आया का मतलब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 11 3 से विभाजित होता है क्या, नहीं होता ना। तो 11 3 से विभाजित नहीं होता, मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 का काम खत्म हो गया। 3 के बाद आता है 4, और 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम 4 से भाग नहीं देंगे। अब 4 के बाद क्या होता है 5 आता है, तो 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देने का नियम क्या है, 5 से भाग कब जाता है, जब लास्ट का डिजिट 0 या 5 होता है। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो। ठीक है, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाता है। तो 5 से भाग देंगे, 4 पे तो भाग जाता नहीं। अगर एक संख्या में भाग ना जाए तो क्या करते हैं, 2 संख्याएं लेते हैं। 2 संख्याएं मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब 5 के पहाड़े में 42 आना चाहिए, तो 5 8 40 होता है और 5 नाम 45 होता है। तो 5 नाम 45 नहीं ले सकते, क्योंकि वो 42 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे 5 8 40। अब 42 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 5 के सामने मैं 2 लिख दूँ, लिखा ही हुआ, तो 25 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ो 25 आना चाहिए, 5 25। ठीक है, अब क्या हो गया, एक बार 5 से भाग चला गया, 3 से भाग अब नहीं जाएगा और 2 से भी नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। आप बढ़ती हुई संख्या लेंगे अभाज्य संख्याएं, तो छोटी वाली संख्या अब नहीं आएंगी। अब 2 से आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 3 से भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे 5 से भाग दीजिए, 5 से ही जाएगा। आखिरी का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 से भाग जाता है। 8 में भाग दीजिए 5 का, तो 5 एकम 5। अब 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 यहाँ सामने लिख दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 35। और 35 हो जाएगा तो 5 का पहाड़ा फिर पढ़िए, 5 7 35। तो क्या हो जाएगा आपके पास 17 आ गया। अब ये 17 जो है ना, ये भी एक अभाज्य संख्या है। आपको बहुत सारी अभाज्य संख्या कंटिन्यू याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि आपने 2 है, 3 है, 3 के बाद क्या है 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। तो 17 अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या में किसी और का भाग नहीं जाता, स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है। ठीक, तो 17 एकम 17। अब आपके ये क्या हो गए गुणनखंड निकल गए। और जब गुणनखंड निकल गए तो आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 3825 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, अगर 3 2 बार आता है तो 3 की घात 2 कहलाता है। तो ये हो गया आपके पास 3 की घात 2। 5 भी 2 बार आया है तो 5 की घात 2। 17 एक बार आया है तो 17 की घात 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 17 की घात 1 लिखिए या नहीं लिखिए, दोनों बराबर होता है। अब आपको लास्ट में लिखना होता है आंसर, और आंसर को क्या करना है रिपीट करके लिखना है। ठीक, और यहाँ पर सॉल्व करके आपको ज़रूर लिखना है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी का फोर्थ वाला क्वेश्चन करके देखेंगे। मैं आपको पूरे क्वेश्चन हल करा के दूंगा, 10th क्लास की बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 5005। ठीक, तो आपके पास क्या लिखा हुआ 5005। ठीक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से भाग तब जाता है जब आखिरी का अंक 0 2 4 6 या 8 हो, मगर यहाँ पर आखिरी का अंक 5 है। उसके बाद 2 के बाद आता है 3। तो 3 से चेक करने का क्या रूल्स है कि सभी अंकों का योग कीजिए। तो 5 गुणे 5 में शून्य जोड़िए तो 5 ही आएगा, फिर शून्य जोड़िए तो 5 ही आएगा, और 5 और 5 10। अब 10 में 3 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता। जब 10 में 3 से भाग नहीं जाता
इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है, 3 के बाद 4, तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 से किस किस में भाग जाता है, जिसके आखिरी में 0 या 5 हो, ठीक है। तो इसके आखिरी में 0 या 5 है, 5 है लास्ट में, तो यहाँ 5 से भाग जाएगा। अब 5 से भाग दीजिए 5 में, तो 5 एकम 5, और 0 के बदले तो हमेशा आपको 0 ही लगाना है। फिर ये लास्ट वाले 5 में भाग दीजिए, तो 5 एकम 5, इतना आ गया। अब आपके पास आ गया है 1001, और 1001 में क्या करना है आपको, किससे भाग जाएगा ये पता करना है। तो 1001 में किससे भाग जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका 5 हो गया, मतलब आपका ना तो 2 से भाग जाएगा ना तो 3 से भाग जाएगा। अब 5 हो गया, तो 5 के बाद क्या आता है, 7, तो 7 से भाग दे के हम देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए 7 से जो चेक करने का नियम है वो बहुत लंबा है, इसके लिए मैं आपको 5 के बाद 7 आता है, तो मैं 7 से भाग दे के देख लेता हूँ, ठीक है। तो 7 से 10 में भाग देंगे, तो 7 एकम 7, तो 10 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 30, ये हो जाएगा आपके पास 3 बचेगा, तो 3 के बाद 0 है, तो कितना हो जाएगा 30। अब 7 से 30 में भाग दीजिए, 7 चौके 28, 28 के बाद कितना बचा 2, तो ये 1 के सामने में लगा दूंगा 2, तो ये 21 हो जाएगा, तो 7 तिया ये आ जाएगा आपका 21, ठीक है। अब आपका ये 7 वाला भी हो गया, मतलब इसके नीचे अब या तो 7 से इसमें भाग जाएगा, तो देखिए 7 दूनी 14 और फिर 3 बचेगा, मतलब 7 से भाग नहीं जा रहा है। अब किससे भाग जाएगा, 7 के बाद 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 10 के बाद 11 है। 11 से चेक करके देखें क्या, 11 से चेक करके देखते हैं। 11 से 14 में भाग दीजिए, 11 एकम 11, बचेगा कितना 3, 3 इसके सामने लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 33, तो 11 तिया 33, मतलब कि 11 से इसमें भाग जाएगा। ऐसा आपको पता होना चाहिए। 11 से विभाजित का नियम है कि जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 मैं बता देता हूँ, अगर इतनी बड़ी संख्या लिखी है तो इसके पहले मतलब सम स्थान और विषम स्थानों को आपको देखना है। जैसे ये 6 लिखा है, 1 छोड़ दीजिए, 6 और उसके बाद 4 लिखा है, 10 हो गया, फिर 1 छोड़ दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए, 2 और 4 6 और 6 कितना हो गया 12। अब ये दूसरे स्थान जिनको छोड़ देते हैं, 5 और 3 8, 8 और 1 9, इनको घटाइए। घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई गुणा जाना चाहिए, तो उस संख्या में 11 से भाग जाता है। ये छोटी संख्या थी तो कोई बात नहीं है। इसको भी चेक करेंगे तो 3 और 1 4, और यहाँ पर भी सम स्थान में 4, 4 को 4 से घटाएंगे तो कितना जाएगा 0 आ जाएगा। मैं किसी दिन विभाजिता के नियम आपको फिर से समझा दूंगा, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, तो ये हमारे गुणनखंड निकल गया। मैंने 13 से डायरेक्ट क्यों भाग दे दिया, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो ये 5005 लिखा है, इसको आप लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक। यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई। जब कोई भी संख्या आपके पास 2 बार नहीं आई तो घात में लिखने का कोई सवाल ही नहीं है, तो आप सीधे क्या लिख देंगे आंसर, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है 7429, जो आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो 7429, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, अगर अभी का वीडियो आपने पूरा देखा है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके गुणनखंड आंसर में ऐसा आप गुणा करके क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी वीडियो पूरा देखा है तो आपको क्या करना है, आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये अभी हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है, ठीक। पहले क्वेश्चन के मैंने 4 बता दिया है, एक आप सभी को करके बताना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो क्या करना है, पहले आपको इनके पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है।
और जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखने की तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन में जो समझाने योग्य है वो बता देता हूँ। तो आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 और दूसरा लिखा है 91। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले ऐसा सॉल्व में लिख देते हैं हम 26,91। अब क्या करना है आपको, अब हमको ये करना है कि LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है और ये भी सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो देखिए LCM और HCF निकालने का एक ही फंडा है। आप सरल वाला तरीका जो अभी आप गुणनखंड निकाल रहे थे ना, हम उसी तरीके से इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसके गुणनखंड। जब हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो हम खुद ही क्या कर लेंगे, LCM भी बन जाएगा हमसे निकालते और HCF भी। इसके लास्ट में 6 है और जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो संख्या में 2 से भाग जाता है। तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 से 2 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा। 2 से 6 में भाग दीजिए, 2 तिया 6, 3 बार गया। अब 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है। मैं आपको इसके पहले भी बहुत बार, इसके पहले सवाल में भी बताया था हमने, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 13 से भाग दीजिए इसमें, 13 एकम 13, इसका काम हो गया ख़त्म। नीचे 1 आ गया, इसके आगे भाग नहीं जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसमें भाग दीजिए तो आखिरी में 1 है, आखिरी में 1 है का मतलब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से भाग कब जाता है, जब दोनों अंकों का योग या जितने अंक है सभी अंकों का योग कीजिए। तो 9 और 1 हो गया 10। जब 10 में 3 से भाग नहीं जाता तो 91 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद आता है 4, 4 से हमको भाग ही नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के बाद आता है 5, तो 5 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है उसमें 5 से भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद 6, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो 6 से भाग नहीं देंगे। अब बचा 7, तो 7 से इसमें भाग चले जाएगा। ठीक है, 13 7 91 होता है क्या, तो 7 से भाग दीजिए 9 में, तो 7 एकम 7 बचेगा, 9 में 7 गए 2, 21 हो जाएगा और 7 तिया 21। ठीक है, और 13 एकम 13। तो यहाँ पे भी आपके क्या हो गए, इन दोनों के 2 गुणनखंड आए हैं। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको LCM कैसे निकालते हैं। LCM भी निकल जाएगा यहाँ पर और HCF भी निकल जाएगा। तो पहले हम LCM देख लेते हैं। LCM अगर निकालना है तो दोनों के गुणनखंड में किसी को छोड़िए मत। ठीक है, सबको एक एक बार लिख दीजिए, फिर उसकी अधिकतम घात लिख दीजिए तो LCM निकल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है तो मैंने 2 लिख दिया, 13 लिखा है तो मैंने 13 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब यहाँ 13 लिखा है, मगर देखिए 13 को मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि 13 मैंने एक बार लिख चुका है। देखिए अगर यहाँ पर एक बार और 13 आ जाता तो यहाँ 13 की घात 2 होता, तो मैं यहाँ 13 की घात 2 लिखता। जिस अधिकतम घात लिखना है और कम से कम एक बार लिखना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो भी बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 13 सत्ते क्या हो गया, 91। 13 सत्ते क्या हो गया, 91 हो गया। और 91 का गुणा 2 से कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 इनाम 18, क्या हो जाएगा ये 182। ठीक है, और HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन मतलब आपने क्या पढ़ेंगे, सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है 2 गुणित 13। ठीक है, और दूसरे वाले का क्या लिखा है, 7 गुणित 13। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में है, जो दोनों में रहती है उनको नीचे लिख के गुणा कर देते। तो फिलहाल में दोनों में क्या है, 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 13 निकल गया। ठीक, 13 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। अगर हो सकता है इनके आगे ऐसा लिखा होता 3 गुणा 3 और आगे लिखा होता, तो दोनों में 3 है तो हम उठा के यहाँ और 3 का गुणा कर देते। ठीक, मगर अभी ऐसा करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, जो चीज़ है अभी लिखेंगे, 3 अभी आया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ समझा रहा था। और भी संख्या है तो उनको लिख के सीधा सीधा गुणा करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी आपका ये आधा ही क्वेश्चन हुआ है। ठीक है,
पहला ज़रूर हुआ, मगर क्या हुआ, ये आधा क्वेश्चन हुआ। आधा क्यों हुआ? इसने बोला था कि एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 182। ठीक है, अब यहाँ पर कट करने के बाद 182 लिख देते हैं। एलसीएम आ गया आपका 182, एचसीएफ कितना आ गया आपका 13। अब क्वेश्चन ने बोला था कि जांच कीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो फिलहाल में हमारे पास जगह है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मैं ये 182 को इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 182। ठीक, अब आपको जांच करना है, जांच करने बोला है ना, तो क्या बोला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब मैं संख्या को लिख देता हूँ n1। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल, आपके पास दो संख्याएं क्या थी, 26 आपके पास थी संख्याएं 26 गुणित 91। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या चेक करने बोला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम लिख देता हूँ मैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए और एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणा कर लीजिए। तो देखिए मैं इसका गुणा कर लेता हूँ, मेरे को पढ़ा तो नहीं आता, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, 1 6 6, 1 दूनी 2, 9 छक्के 54 की 4, कैरी 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो कितना जाएगा, 6 का 6, 4 और 2 6, 2366। चेक कर लेंगे फिर से, अगर अभी भी गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है, तो 182 और 13 है आपके पास। ठीक, तो ये आ गया 182 गुणा 13। ठीक, अगर आपको 13 का पढ़ना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 का पहले गुणा कर दीजिए, फिर 1 का कर दीजिए। ठीक, तो 3 दूनी 6, 3 अट्टे 24 की 4, कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5। फिर क्या करेंगे, अब 1 से गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, 1 अट्टे 8 और 1 एकम 1, जोड़ दीजिए, 6 का 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 के 3, हासिला 1, 1 और 1 2। यहाँ भी कितना आ गया, 2366। तो 2366 बराबर इधर भी 2366 आ रहा है। तो इसको क्या लिखते हैं, प्रूव्ड। आपको क्या करने बोला था, पूर्णांकों को जांच कीजिए कि, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, इट्स प्रूव्ड। ये आपका इति सिद्धम, मतलब ये जो आपने प्रूव किए हैं ये सच है। क्यों है भाई, इसने बोला तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका है 2366। उसके बाद बोला था एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो भी करे तो आ गया 2366। मतलब आप यहाँ पर लिख देंगे राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, इसके बाद लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये आपका क्या हुआ, एक क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला देखते हैं, 510 और 92 लिखा है। ठीक है, अब हम 510 और 92 वाला देख लेते हैं। फिर से थोड़ा इधर से करते हैं क्योंकि उधर का स्पेस कम हो जाएगा। तो दूसरा लिखा है 510 और 92। फिर से क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, 510 और 92 ये। तो 510 में क्या करेंगे हम, 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 0 2 4 6 या 8 हो तो 2 से भाग जाता है। 2 से भाग देंगे 5 में, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, मतलब ये 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 1 11, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग आपका नहीं जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 और 5 10 और 2 12, 12 में 3 से भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। 3 8 24 और 1 25, 3 5 15, 8 और 5 13। अब 3 से ही भाग नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है। 5 एकम 5 और 3 8, 5 7 35। अब देखिए फिर 17 से भाग जा रहा है, 17 एकम 17। उसके बाद क्या करेंगे आप, 92 से भाग देंगे। ठीक, तो 92 की गुणनखंड निकालेंगे, मतलब तो 92 में 2 से भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसके आखिरी में 0 2 4 6 8 होता है, उसमें 2 से भाग जाता है। 2 से भाग देंगे 9 में, तो 2 चौके 8 और 1 9, 2 6 12, कितना हो गया 46। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 23 जो है ये प्राइम नंबर है, तो 23 एकम 23, मतलब कि और किसी से भाग नहीं जाता। 23 में सिर्फ 1 से भाग जाता है और 23 से भाग जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बोला था अभी, सभी अंकों को किसी को भी डबल बार नहीं लिखना है और किसी की भी अधिकतम घात आपको लेना है। तो यहाँ अधिकतम घात वाली कोई बात नहीं यहाँ पर है। अगर मैं इसके गुणनखंड लिखूँ, देखिए मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए ये है 510
510 में आपका आया है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ठीक, अगर मैं इसको लिखूं तो सबकी घात एक 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 ही है, मगर 92 को अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा 2 गुणित 2 गुणित 23। अगर इसको मैं लिखूं तो 2 की घात 2 गुणा 23 ऐसा लिखूंगा। तो मैं बीच वाले को मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया 92 को, 2 डबल बार आया था इसलिए 2 की घात 2 लिख दी। अब आपको क्या करना है, एलसीएम। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ आपका एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर भी 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया, मतलब कि आप क्या करिए, 2 को एक ही बार लिखना है, मतलब सभी संख्याओं को एक ही बार लिखना है, डबल बार किसी को नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आया है, ये 2 का काम ख़त्म हो गया। 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया है 5, और 5 के बाद क्या आया है 17। तो ये 2 3 5 17 लिख दिया। तो यहाँ पर भी 2 आया। अब मैं 2 को नहीं लिख रहा हूँ, अभी इस 2 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि 2 मैं लिख चुका हूँ। अब क्या बचा 23। तो ये आ जाएगा आपके पास 23। ठीक, अब देखिए इसमें मैंने बोला था अधिकतम घात लिखिए। यहाँ पर 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2 की घात 2 करना पड़ेगा। ठीक, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुणित 17 और गुणित 23। ठीक, इन सब को क्या करना पड़ेगा आपको, गुणा करना पड़ेगा। और जब आप गुणा करेंगे तब आपका आंसर आएगा। तो मैं आपको पहले ही गुणा करके बता दे रहा हूँ कि कितना आएगा। ठीक, तो यहाँ आएगा 23460। इसको आप गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 23460। अब एचसीएफ निकालने की बात है। तो एचसीएफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, सार्वगुणनखंड हो। तो यहाँ पर 2 कितने बार आया है, 1 बार, और यहाँ 2 बार आया, मतलब 2 गुणित 2 लिखा है इसको मान लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 कॉमन हो गया, नीचे का 1 2 कॉमन हो गया जो दोनों में है। ठीक, इसको पहले आपने लिखे थे ना 2 गुणा 2, 2 की घात 2 को। तो यहाँ का 1 2 और यहाँ का 1 2 कॉमन हो गए, वो 1 बार लिख दिया आपने। अब यहाँ पर 3 है मगर नीचे 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो नीचे वाले में 5 नहीं है, यहाँ 17 है तो नीचे वाले में 17 नहीं है, यहाँ 23 है तो ऊपर वाले में 23 नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, मात्र 2 ही आएगा। ठीक, तो अब ये आपके आ गए एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, आपको क्या सिद्ध करना था, यहाँ पर आपको सिद्ध करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों का गुणनफल। ठीक, अब क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए क्या क्या निकाले थे आपने, आपका एलसीएम आया था 23460 और एचसीएफ आया था 2। इसका गुणा कर दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 छिंग 12 की 2 केरी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 46920। ये बराबर के निशान के नीचे बराबर का निशान लगा दीजिए। अब दोनों का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। तो आपके पास है 510 और 92। ठीक, 510 और 92 का गुणा कीजिए, 46920 आना चाहिए। तो पहले 2 से गुणा करते हैं हम, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, अब 9 से गुणा करेंगे, 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9 और 9 पुनः 45। जोड़ देते हैं, 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 और 1 6, और ये 46920 इधर भी आया और 46920 इधर भी आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जो आपको सिद्ध करना था वो क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये था आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। देखिए मैं एक क्वेश्चन हर किसी का छोड़ दे रहा हूँ, मतलब काहे के लिए छोड़ दे रहा हूँ, मैं आपके लिए छोड़ना पड़ेगा ना, कि आपको भी एक क्वेश्चन करके देखना चाहिए। ठीक, मैं ही पूरे क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो मैंने आपको इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था जिसमें सिद्ध करना था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और अभी मैंने इसका दूसरा वाला भी बता दिया। गुणनखंड निकालने वाला भी मैं एक सवाल छोड़ दिया हूँ, वो आपको करके बताना है। ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 में 3 थे, उसके भी मैं आपको 2 बता दिया हूँ। उसमें से भी आपको क्या करना है, एक खुद करके देखना चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, मगर
आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपसे बनेंगे, और अगर आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बनेंगे। तो अगला देख लेते हैं, तीसरा, इसी का तीसरा था 336 और 54। 336 और था आपके पास 54। तो मैं इधर से हल करता हूँ। 336 इसमें क्या होगा, 2 से भाग जाएगा क्योंकि इसके आखिरी में क्या है, 6 है। 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1, 2 छिंग 12, फिर 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से आएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7। 336 का काम हो गया। अब 54 का काम कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नाम 27, फिर 3 तरका 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, थोड़ा मैंने जल्दी में निकाल दिया इसको क्योंकि जल्दी भी करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना था, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 336। 336 बराबर है आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक, ये क्या हो गया आपका 336 बराबर हो गया। और 54 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए यहाँ 3 की घात 3 हो गया है और यहाँ 2 की घात 1 2 3 4 हो गया है। मैंने आपको बोला था एलसीएम निकालना हो, जब भी एलसीएम निकालना हो तो सबको पहले एक एक बार लिख दीजिए, फिर अधिकतम घात को लिख दीजिए। तो देखिए मैं सबसे पहले 2 से चालू कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया 2, उसके बाद क्या आया यहाँ 3, उसके बाद क्या आया 7, फिर उसके बाद यहाँ 2 आया तो 2 लिख चुका हूँ, यहाँ 3 आया तो 3 लिख चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए अधिकतम घात लिख देना है। अधिकतम घात यहाँ 2 एक बार आया है और यहाँ 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो किधर ज़्यादा बार आया है, ऊपर वाले में कितने बार आया, 4 बार। तो 2 की घात 4 लिख दीजिए, कम वाले को छोड़ दीजिए। फिर ये लिख दीजिए 3 की घात 1 लिखा, तो भाई 3 यहाँ पर तो 1 बार आया है, मगर यहाँ पर कितने बार आया, 3 बार। तो ज़्यादा क्या है, 3 है, तो अधिकतम घात लिखना है ज़्यादा वाली घात। ठीक, तो 3 लिख दिए। 7 तो भाई एक ही है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो 2 की घात 4 यानी वहाँ दिखाई दे रहा है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48, फिर 48 का गुणा और 3 बार, फिर 3 बार, फिर 7 बार। इतना हल करेंगे जब आपका एलसीएम निकलेगा। तो आपको क्या करना है, गुणा। ठीक, तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि इसका आपका आएगा 3024। कितना आएगा, 3024। क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 3024। अब एचसीएफ निकालने की बात थी, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में आपको दोनों में कॉमन बताना था। यहाँ पर एक ही 2 है और यहाँ पर का 1 2, ये दोनों में है, तो मैंने यहाँ पर उठा के लिख दिया 2। ठीक है, देखिए मैं जो चीज़ दोनों में होगी उसी को लिख रहा हूँ। यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर एक दूसरा वाला 2 है मगर नीचे कोई 2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर भी एक 3 तो है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब देखिए ये काम हो गया। अब यहाँ और भी 3 है मगर ऊपर वाले में 3 नहीं है, ऊपर वाले में 2 है तो नीचे वाले में 2 नहीं है। यहाँ पर 7 है मगर नीचे वाले में 7 नहीं है, तो जो चीज़ दोनों में होगी बस वही लिखना है। तो 2 तिया क्या हो गया यहाँ पर 6, तो एचसीएफ आ गया आपके पास 6। अब आपको सवाल में क्या हल करना है, सिद्ध करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1, मतलब पहले नंबर का गुणा करना है n2 से दूसरे नंबर से। तो मैं ये दोनों का गुणा कर देता हूँ। देखिए आपने एलसीएम निकाले हैं 3024, एचसीएफ निकाले हैं 6। पहली संख्या आपके पास n1 यानी पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या आपके पास 54 है। ये दोनों का गुणा करिए और दोनों साइड यदि बराबर आता है तो आपने क्वेश्चन सही किया। इसका मतलब ये होता है 6 का गुणा 4 से करिए, 6 चौके 24 की 4, कैरी आ गई 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, फिर कैरी आ गई 1, फिर 6 शून्यम 0 और 1 का 1, 6 तिया 18, 144 इधर आ गया। अब ये 336 का गुणा 54 से कीजिए, इतना आना चाहिए। 4 सिंह 24 की 4, कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4, कैरी 1,
4 तिया 12 और 1 13, 1344। फिर 5 का गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 का 0, कैरी 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8, कैरी 1 और 5 तिया 15 और 1 16, 4 का 4, 4 का 4, 8 और 3 11 की 1, कैरी 1 6 और 1 7 और 1 कैरी 1 8। तो ये आ गया 18 144 और यहाँ भी 18 144। मतलब आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन मेरे बताने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मतलब ये जो आप अभाज्य गुणन किसको बोलते हैं, ये जो आप कर रहे हैं ना, ऐसा लाइन खींच के जो आप अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फिर से आपको वही करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये तो सरल से सवाल दिख रहे हैं मेरे को, 12 15 और 21। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सीधा सीधा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12 15 और 21। ठीक है, तो 12 में देखिए किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाता है, 2 छिंग 12। फिर 6 में 3 से 2 से भाग जाएगा, 3 बार 2 तिया 6। फिर 3 से इसमें भाग जाएगा, 3 एकम 3। अब 15 में भाग दीजिए, 15 में 2 से भाग नहीं जाता है, 3 से भाग जाएगा, तो 3 5 15 और 5 एकम 5। उसके बाद क्या करेंगे, 21 में देंगे, 21 में 2 से भाग नहीं जाता, 3 से आएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बोला था सबको एक एक बार लिख दो और गुणा कर दो। ये यहाँ पर 2 आया है 2 बार, ठीक, तो ये 2 की घात 2 है। यहाँ पर आया 3, तो ये 3 लिख दिया। अब यहाँ पर भी आया 3, तो 3 पहले लिख चुका है। अब क्या बचा है आपके पास 5, तो मैंने सिर्फ 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर आया 3, तो 3 में पहले लिख चुका हूँ और ये आ गया आपका 7। कोई भी संख्या रिपीट हुई क्या, नहीं हुई। बस एक गलती अभी है यहाँ पर, उसको हम सुधारने वाले हैं कि यहाँ पर 2 की घात क्या है, 2 है। क्या है, 2 की घात 2 है। किसी भी संख्या की यहाँ पर अधिकतम घात है वो लिख देना है आपको। वैसे तो अभी मैंने आपको थोड़ा गड़बड़ कर दिया, आपको पूरा बताना चाहिए था। ठीक है, मैं पूरा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मेरे को यहाँ लिखना था 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। मतलब इसको लिखना था मेरे को 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक, फिर यहाँ लिखना था 15 बराबर होता है 3 गुणित 5, यानी ये 3 की घात 1 और 5 की घात 1 ही है। उसके बाद 21 लिखना था 3 गुणा 7, मतलब 3 की घात 1 और 7 की घात भी 1। उसके बाद मुझे निकाल के बताना था आपको एलसीएम। एलसीएम में मतलब 2 लिखा है, 2 कहीं और नहीं है ना, 2 की अधिकतम घात 2 होगी मतलब पूरे सवाल में। फिर ये 3 एक बार लिखा है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है। मतलब तीनों जगह देख लीजिए, तीनों लाइन में 3 तो आया है। 3 की अधिकतम घात क्या है, सभी जगह 1 है, मतलब 3 की घात 1 लिख दीजिए। अब 3 के बाद 5 भी आया है, तो 5 भले ही एक ही जगह लिखा हो, एलसीएम में हमको ये नहीं देखना है कि कॉमन है या नहीं है। कॉमन कहाँ देखना है, एचसीएफ में देखना है। तो ये आ गया आपका 7। अब इसको क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे हम, और गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 7 42, मतलब 420। तो आपका एलसीएम आ गया है 420। क्वेश्चन में क्या बोला था, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने बोला था। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया, कोई बात नहीं। एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी में हो और कॉमन हो। यहाँ 2 है तो यहाँ नीचे 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। भाई ये कॉमन है यहाँ पर, यहाँ भी तीनों में 3 है, तो 3 तो हो गया आपका यहाँ। अब देखिए यहाँ 2 है तो नीचे नहीं है, यहाँ 3 है तो हो गया, यहाँ 5 है तो ऊपर नीचे वाले में नहीं है, यहाँ 7 है तो ऊपर वाले दोनों में नहीं है। तो आपका एचसीएफ आ गया 3। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे, एलसीएम बराबर 420 और एचसीएफ बराबर 3। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें
और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, आपकी क्लासमेट्स जितने हैं आपके सभी को शेयर करना है, 10th वाले सभी को, इसको सभी के पास तक ये पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सवाल। इसी के बाद 17, 23 और 29 लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल लिखा है 17, 23 और 29। ठीक है, तो देखिए ये सब प्राइम नंबर है। 17 में किससे भाग जाता है, सिर्फ 17 से आता है, 17 एकम 17। इसके अलावा 23 जो है, 23 में भी किससे भाग जाता है, सिर्फ 23 से भाग जाता है, 23 एकम 23। फिर 29 में भी क्या होगा, सिर्फ 29 से भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता, मतलब 29 एकम 29। अब देखिए, अगर 3 अभाज्य संख्याएं आपके पास लिखी हैं तो उनमें सिर्फ क्या होगा, उनका HCF सिर्फ एक होगा, मतलब सभी में कॉमन। अगर मैं इसके गुणनखंड लिखूं तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक को भी साथ में लिखना पड़ेगा क्योंकि सवाल आपको समझाना है। तो 17 बराबर क्या होता है, 17 गुणित 1। ठीक, 23 बराबर क्या हुआ, 23 गुणित 1। और 29 बराबर क्या हुआ, 29 गुणित 1। अब इसका LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर सभी में एक एक बार आया हो तो 17 एक बार आया है, 23 एक बार आया है और 29 एक बार आया है। ये तीनों का आप गुणा कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, LCM। तो ये आ जाएगा आपका 11, 3, 3, 9। ये क्या हो जाएगा, LCM। ये LCM तो समझ में आ गया कि गुणा करोगे तो LCM आ जाता है, मगर HCF, इन सब का HCF कैसे ज्ञात करना है। HCF मतलब तीनों में कॉमन हो, इधर 17 है तो नीचे 17 नहीं, इधर 23 है तो नीचे नहीं, मगर तीनों में एक 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 दिख रहा है ना, तो ये तीनों का HCF क्या आएगा, 1। तो हमेशा याद रखना, 0 कभी लिख के नहीं आना। क्या 3 प्राइम नंबर है और उनके गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है का मतलब क्या होता है, 1 हमेशा कॉमन होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर आपका क्या है, 11, 3, 3, 9। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका दूसरा भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल है आपके पास 8, 9, 25। ठीक, ये लिखा है 8, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 25। ठीक, मैं 8 के गुणनखंड निकाल देता हूँ। 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, नीचे एक आ गया, मतलब इसका काम हो चुका है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9 लिखा है, 9 में 2 से भाग नहीं जाता, 3 से ज़्यादा, 3 तर का 9, फिर 3 एकम 3, इसका भी काम ख़त्म हो गया। ठीक, उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या है, 25। 25 में 5 चम 25, ये तो सभी को पता है। 25 में 5 से ही भाग जाएगा, ना 2 से आ रहा ना 3 से आ रहा, 5 चम 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये तीनों के मैंने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला था तो मैंने अभाज्य गुणनखंड इसके निकाल दिए हैं। ठीक, अब इसका LCM और HCF ज्ञात करना है तो मैं लिख दे रहा हूँ 8 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 की घात 3। 9 के गुणनखंड लिख दिया मैंने 3 गुणित 3, मतलब 3 की घात 2। 25 के गुणनखंड लिख दिया मैंने 5 गुणित 5, यानी 5 की घात 2। अब LCM का मतलब क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था। देखिए, किसी को भी नहीं छोड़ना है, मतलब एक अंक है आपके पास 2, एक अंक है 3 और एक अंक है 5। इनमें इनकी अधिकतम घात लिखना है। तो 2 की अधिकतम घात मेरे को 3 दिख रही है, 3 की अधिकतम घात 2 दिख रही है, 5 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो अब देखिए 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौको 100 और 25 अट्ठे होता है 200। मैं इसी के आगे हल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है आपका 8 गुणा 9 गुणा 25। 25 अट्ठे 200 होता है और 200 का गुणा 9 से करेंगे तो, अब 2 का गुणा 9 से कर दीजिए, 2 इनाम 18 और 00 का 00, तो 1800 हो जाएगा। ये आपका निकल गया LCM बराबर 1800 रुपये। और HCF का मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पर HCF जो सभी में कॉमन हो, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब 2 संख्याएं हो और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, 3 संख्याएं हो और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो क्या कॉमन होता है, 1।
आप क्या मान लीजिए, ये नीचे वाला 1 था ना, तो ये 3 बार 2 लिखने के बाद गुणा 1 लिख दिया मैंने, यहाँ गुणा 1 लिख दिया, यहाँ गुणा 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक, ये तीनों में 1 है लास्ट में, जिसको हम लिखते नहीं क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं बोलते, मगर यहाँ पर 1 की वैल्यू है। तो HCF आएगा 1, LCM आएगा 1800। तो इसको आंसर करके आप लिख देंगे। ठीक, LCM बराबर 1800, HCF बराबर 1। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के भी तीनों सवाल हो गए। हमारा आखिरी सवाल देख लेते हैं चौथे नंबर का। ठीक है, तो चौथे नंबर का सवाल वैसे ही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF होता है। तो इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है HCF 306 इंटू 657, 306 657 HCF दिया हुआ है आपको। ठीक है, 306 और 657 कितना दिया हुआ है, 9 होता है, ऐसा बता रहा है सवाल में। तो HCF 306 और 657 को 9 दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था ना, पूर्णांकों को LCM और HCF ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो आपके पास दो संख्याएं दी है ना, 306 और 657, दो संख्याओं का गुणनफल है, ये दो संख्याएं हैं आपके पास हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, आपको लगता है तो मैं यहाँ लिख दूंगा अभी फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF होता है, या LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक, तो इसमें से आपको इसने बता दिया कि HCF इसका 9 है और LCM हमको नहीं मालूम है। तो LCM को क्या मान लिया हमने, X। क्या मान लिए, X। ठीक है, क्या मान लेंगे, X। तो मैं इनको 9 गुणा X बराबर कितना हो जाता है, इनको इधर लिख दे रहा हूँ, 9X बराबर 306 गुणित 657। LCM X हो गया, HCF 9 हो गया। तो LCM इंटू HCF किया तो 9X हो गया बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये लिखा था, दो संख्याएं सवाल में दिया हुआ था, हमने अलग से संख्याएं नहीं लिखें। अब देखिए, अगर 9X बराबर इतना होता है तो X बराबर क्या होगा, सीधा सिंपल 9 से क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे। तो 306 गुणा 657 बटे 9। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 3 से, ये भी कट रहा है। ठीक, नीचे वाला भी कट रहा है, तो मैं 3 से काट देता हूँ, 3 3 जा 9 और इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 102। अभी 102 भी कट रहा है 3 से, तो पहले तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, साफ साफ दिखाई दे, 102 गुणित 657 बटे ये वाला जो 9 को काटे ना 3, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ 3, फिर 3 से फिर काट दे रहा हूँ, 3 एकम 3, फिर ये 3 तिरका 9 और यहाँ बचेगा 1, फिर 3 चौके 12, तो यहाँ बचेगा 34 और 657। X बराबर है आपका 657 और 34, गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 7 28 की 8 कैरी आ गई 2, 4 5 20 और 2 22 की 2, फिर कैरी 2, फिर 4 6 24 और 2 26, फिर 3 7 21 का 1 कैरी 2, फिर 3 5 15 और 2 17 की 7 कैरी 1 और 3 6 18 और 1 19, तो 8 का 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13 की 3 कैरी 1, 9 और 2 11 की 12 की 2, फिर कैरी 1, 1 और 1 2, तो 22 338 क्या आ गया आपके पास, 22 338। ये आपका क्या है, X किसको माने थे आपने, LCM को, LCM फाइंड करना था, क्वेश्चन मार्क, तो मैंने आपसे बोला था X रख लीजिए और X बराबर आ गया आपके पास 22 338। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो X है मतलब आपका LCM, चाहो तो आप ये X की जगह 9 LCM लिख सकते थे, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक, मेरा पर्पस था आपको समझ में जाए। तो LCM फाइंड करने बोला था, तो 22 338 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज का
कौन सा क्वेश्चन था, 4th नंबर का क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो गुणनखंड LCM HCF वाले सवाल थे वो समझ में आए होंगे, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं, या क्वेश्चन आपको फिर से समझना हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके, या कोई चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।